बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दी डॉक्टर शो विद डॉक्टर मोहम्मद शाहिद के एक और प्रोग्राम के साथ खुशामदीद। रमज़ान बहुत करीब है और रमज़ान के महीने में डायबिटिक मरीज़ों को अपनी दवाइयों को किस तरह चेंज करना होता है, अपना लाइफस्टाइल किस तरह चेंज करना है, रमज़ान में कौन सी एहतियात करनी है, ये दुनिया भर के जो मरीज़ हैं डायबिटिक उनको पता होना चाहिए कि रमज़ान में कैसे अपने रोज़मर्रा के कामों में तब्दीली लानी है और खाने पीने में क्या एहतियात करनी है। आज प्रोग्राम में हम यही बात करेंगे और हमारी मेहमान शख्सियत हैं डॉक्टर निदा शकील, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंडोक्राइन एंड डायबिटीज़ में। तो आज उनसे तफसील से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर निदा? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं डॉक्टर? डायबिटीज़ होती क्या है, ये बीमारी क्या है शुगर, और दुनिया भर में ये क्यों बढ़ रही है? डायबिटीज़ खून में शुगर का ज़्यादा हो जाना, इसको डायबिटीज़ कहते हैं एक आम ज़बान में, कि हमें शुगर हो गई है। वैसे तो एक सर्टेन लेवल पे शुगर होती है नॉर्मल, लेकिन उस सर्टेन लेवल से ऊपर हो जाती है तो मरीज़ डायबिटिक कहलाया जाता है। दुनिया भर में इसकी जो शरह ख़ास तौर पे पाकिस्तान में बढ़ रही है, इसलिए कि हमारी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है। हम सबको पता है कि हम जंक फूड और चीनी, कोल्ड ड्रिंक, जूसेस, लाइफस्टाइल हमारा सीडेंट्री हो गया है, मोबाइल्स आ गए, बैठे रहने वाला लाइफस्टाइल है, तो इस वजह से मोटापा बढ़ रहा है और डायबिटीज़ की शरह बढ़ रही है। तो पाकिस्तान में ये कब से इतनी शरह बढ़ गई? पाकिस्तान में ये काफ़ी अरसा हो गया है, लाइक कम से कम 20-30 साल, जब से ये मोबाइल्स और सीडेंट्री लाइफस्टाइल्स आए और जब से हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया है। हमारे बड़े बूढ़ों को डायबिटीज़ होती थी 40-50-60 साल की उम्र के बाद, और अब मैं देख रही हूँ लाइक 20 साल के बच्चे को भी डायबिटीज़ है। तो ये 20-30 ईयर्स के अंदर जो 90s के बाद से जो एक चेंज आया है, तो उसमें शरह में भी इजाफा हुआ। आपके ख्याल से मोटापा मेन वजह है? यस, मोटापा मेन वजह है। आपकी जीन्स में तो है ही है डायबिटीज़, मगर मोटापा और लाइफस्टाइल जो है मेन वजह है। तो लाइफस्टाइल को अगर ठीक किया जाए तो आपके ख्याल से बेहतरी आ सकती है? एट अ सर्टेन पॉइंट, अगर किसी शख्स के घर में मोटापा भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, ब्लड प्रेशर, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, और अगर वो पहले से शुरू दिन से लाइक एज एन एडल्ट वो एहतियात रखते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डाइट अपनी अच्छी लेते हैं, जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो अच्छी हैं, तो डायबिटीज़ को डिले किया जा सकता है। और अगर किसी को प्री डायबिटीज़ है या बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ है, तो वो पीछे भी जा सकती है, वापस रिवर्स हो जाती है। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर कोई स्टैब्लिश डायबिटिक है तो फिर वो डायबिटिक कहलाएगा और वो सारी चीज़ें उसको ऑब्वियसली करनी पड़ेंगी। इसमें इलाज क्या होता है? अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो देखिए हर पेशेंट का अलग अलग है, हर डायबिटिक इंसान का अलग है, हम किसी एक को दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके बाद ये है कि अगर सबसे पहले तो ग़िज़ा में एहतियात है, जैसे कि रिफाइंड कार्ब्स हैं, चीनी, कोल्ड ड्रिंक, जूस, बेकरी की चीज़ें हैं, मीठी चीज़ें हैं, इससे एहतियात रखें। और उसके बाद वॉक करें, एक्सरसाइज करें, कोई भी एक्सरसाइज कम से कम 30 मिनट 5 हफ्ते में 5 दिन ज़रूर करें, ठीक है ना। और उसके बाद अगर नीड है, आपके मुआलिज के मशवरे से दवा लें। हर दवा हर एक को सूट नहीं करती, हर एक के लिए ज़रूरी नहीं होती, और हर किसी के लिए इंसुलिन भी ज़रूरी नहीं होती। कुछ मरीज़ कहते हैं हमारी फुप्पी ये दवाई लेती थी तो हम भी ये दवाई लेते हैं, तो क्या ये सही तरीका है? ये बड़ा ही गलत है, और ये रिवाज, अफसोसनाक बात ये है कि जो फार्मेसी पे बैठे हुए लोग हैं वो भी अपनी मर्ज़ी से दवा प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि जी वो किसी ने सुना कि मेरी फुप्पी ये खा रही हैं तो आप भी ये दवा ले लें, वो 2 मशवरे और डाल देंगे। तो ये बहुत गलत है। हमें पता नहीं कि उस मरीज़ को, पहली बात कि टाइप 1 टाइप 2 है, इसका डिफ्रेंशिएशन करें। टाइप 2 है तो विद कॉम्प्लिकेशंस है, नहीं है, आँखों में क्या मसला है, गुर्दे में मसला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पेशाब में प्रोटीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, साथ में हाइपरटेंशन भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है। अगर वो मरीज़ मोटा है उसकी दवा अलग होगी, पतला है उसकी दवा अलग होगी। तो ऐसे बिल्कुल ना करें, क्योंकि फिर इस तरह से नुकसान होता है। आपने टाइप 1 और टाइप 2 की बात की, तो टाइप 2 क्या होता है जो कि आमतौर पे ज़्यादा होते हैं? हाँ, टाइप 2 की शरह ज़्यादा है, इसलिए कि हम जो बेसिकली बात कर रहे हैं मोटापे और जीन्स वगैरह की, वो टाइप 2 डायबिटीज़ ही होती है जो इसकी वजह से होती है। टाइप 2 जो है बेसिकली पेनक्रियास आपका इंसुलिन या तो कम बनाता है, या जो बनाता है वो उतनी मुफीद नहीं होती या काम कर नहीं पाती, तो इस वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। ब्लड में शुगर का लेवल कंट्रोल नहीं हो पाता। शुरू में आपने लाइफस्टाइल के साथ दवाइयों का जिक्र किया, अब तो बहुत अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं, तो उनका कैसा रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं? देखिए,
देखें, दवाएं तो आजकल बहुत अच्छी आ गई हैं और ऐसी आ गई हैं जो कि कार्डियक फ्रेंडली दवाएं हैं, यानी आपके दिल को भी मुफीद होती हैं वो दवाएं, ठीक है। ऐसी भी दवाएं हैं जो कि डायबिटीज़ के अफराद को वज़न में कंट्रोल करने में भी हेल्प करती हैं। बेशक कि वो इंजेक्टेबल हैं मगर बहुत मुफीद हैं। हफ्ते में 1 दफ़ा का इंजेक्शन भी आ गया है, लेकिन वही फिर मैं बात रिपीट करूँगी कि हर मरीज़ को हर दवा सूट नहीं करेगी। वो अपने मौलिज के मशवरे के हिसाब से गोली, इंसुलिन या इंजेक्टेबल दवाओं पे। आपने इंसुलिन का जिक्र किया, इंसुलिन का एक खौफ है लोगों में, तो इस बारे में आप बताएं कि ये खौफ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एग्जैक्टली देखिए डॉक्टर साहब, ये है कि लोग कहते हैं इंसुलिन आखिरी इलाज है। अब जैसे मैंने किसी को इंसुलिन स्टार्ट की, जैसे प्रेगनेंसी है उसमें इंसुलिन स्टार्ट करनी पड़ती है, हमारे पास बहुत ऑप्शंस नहीं होते, तो मरीज़ मेरे सामने बेचारे रोने लग जाती है कि जो है ना। तो ये एक तो मैं आवाम से कहूँगी कि इंसुलिन आखिरी इलाज नहीं है। इंसुलिन शुरू होती है, इंसुलिन ख़त्म भी हो सकती है, फॉर अ टाइम बीइंग भी होती है, फॉर लाइफ लॉन्ग भी होती है। इट डिपेंड्स अपॉन द डिजीज़ एंड सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ और कॉम्प्लिकेशन। डॉक्टर निदा, हम बात करते हैं पहले टाइप 2 डायबिटीज़ की। अगर शुगर ख़राब है, गोलियों पे कंट्रोल नहीं हो रही, इंसुलिन अगर स्टार्ट करें तो एक सवाल होता है कि ये क्या सारी उम्र इंसुलिन लेनी पड़ेगी? इस बारे में बताएं। अच्छा देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं है कि इंसुलिन का आदी हो जाता है मरीज़ या सारी उम्र लेनी पड़ती है या ये आखिरी इलाज है, ऐसा नहीं है। अगर किसी का HbA1c 9 से ऊपर है या डॉक्टर को ऐसा लग रहा है कि भाई जी इसको सिर्फ दवाओं से कंट्रोल नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली हम इंसुलिन स्टार्ट करते हैं, बिकॉज शुगर शुड बी कंट्रोल्ड ताकि हम कॉम्प्लिकेशन से बचें, ठीक है ना। इंसुलिन स्टार्ट करते हैं और अगर मरीज़ कोऑपरेट करता है, साथ में दवा भी चलाते हैं, वो खाने में और अपनी डाइट में और सारी चीज़ों का की एहतियात करता है, तो इंसुलिन इन अर्ली डायबिटीज़ बंद भी हो जाती है। अगर 1 वक्त की स्टार्ट हो, हाँ अगर 2 वक्त की होती है तो 1 वक्त की हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि किसी को 3 वक्त की इंसुलिन चल रही है तो वो अचानक से बंद कर दे तो वो उसके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। डॉक्टर के मशवरे से वो 2 वक्त की करे, फिर 1 वक्त की करे और फिर वो बंद भी हो सकती है, ऐसा पॉसिबल है बिल्कुल। हमल के दौरान जो डायबिटीज़, जिसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, उसमें इलाज क्या क्या मुमकिन है? देखिए, सबसे पहले तो वही बात है कि हमल के दौरान ग़िज़ा, ठीक है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज डॉक्टर के, गायनोकोलॉजिस्ट के मशवरे से, इफ़ शी अलाउज़। इसके बाद मेटफॉर्मिन नाम की दवा है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। एक आध और सल्फोनाइल यूरिया है जो कि बुक्स में लिखी हुई है, यूजुअली हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन मेटफॉर्मिन इज़ द बेसिक यानी दवा जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। और अगर मेटफॉर्मिन और ग़िज़ा से कंट्रोल नहीं हो रहा तो इसके लिए हल यही है कि आप इंसुलिन दें, क्योंकि बेबी और मदर दोनों की ज़िंदगी का मामला होता है। तो बेबी के लिए और मदर के लिए मुफीद ये है कि 120 से कम हमेशा मदर की शुगर रहे, तो वो हमें करनी है, अब चाहे वो मेटफॉर्मिन से हो चाहे इंसुलिन से हो। अब रमज़ान में आप बताएं कि रमज़ान से पहले और रमज़ान के दौरान क्या एहतियात करनी चाहिए डायबिटिक मरीज़ों को? पहले हम बात करते हैं रमज़ान से पहले की। देखिए, रमज़ान से पहले सबसे पहले तो माशाल्लाह से अगर बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि हमें रोज़ा रखना है, तो रोज़ा रखना है तो 6 to 8 वीक्स पहले तो आपको एक डॉक्टर का विजिट बनता है, ठीक है, ताकि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और आप अपनी ट्रीटमेंट को एक दफ़ा रिवाइज़ करें। टेस्ट नहीं करवाए हुए तो डॉक्टर आपके 1-2 कुछ टेस्ट करवाएगा, देखेगा, और उसके बाद वो आपकी दवाओं को सेट करके देगा कि वो पहले रिस्क स्कोर करेगा कि जी आप रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, मॉडरेट रिस्क है, हाई है, लो है, और फिर भी अगर मरीज़ चाहेगा, उसकी प्रेफरेंस होगी कि रोज़ा रखें, तो ऑब्वियसली फिर वो हम उनकी दवा को सेट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो दवा रोज़मर्रा में आपकी चल रही है वही डोज या वही इंसुलिन आप रमज़ान के। डॉक्टर निदा, ये आपने रिस्क की बात की, तो ये हाई रिस्क मरीज़ कौन कौन से होते हैं? अच्छा, हाई रिस्क मरीज़ की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन अगर मोटी मोटी अगर मैं बताऊं तो हाई रिस्क मरीज़ वो होते हैं जिनका एक तो ये है कि 9 से HbA1c ऊपर आ रहा होता है, 250-300 से ऊपर शुगर चल रही होती है, किडनी के मरीज़ जैसे होते हैं, स्टेज 3 किडनी का मरीज़, गुर्दे के मरीज़ जैसे होते हैं। अगर किसी को लेस देन 3 मंथ्स में कोई हार्ट अटैक हुआ है, कोई स्ट्रोक हुआ है, कोई किडनी का प्रॉब्लम हुआ है, तो ये सारे हाई रिस्क मरीज़ कहलाए जाते हैं। कार्डियक फेलियर हुआ है, तो ये इनका ये है कि रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन करके या तो ये रोज़ा ना रखें या फिर अपने मौलिज के मशवरे से उसके रिस्क की मिनिमाइज़ करके फिर उसके बाद। आपने HbA1c की बात की, ये क्या होता है? HbA1c बेसिकली 3 महीने का औसत होता है,
ठीक है। एक शुगर का। वैसे तो हमें चाहिए जो डायबिटिक मरीज़ हैं उनको हम SMBG यानी कि रोज़ाना अपनी शुगर को वो ज़रूर चेक करें, या अगर कंट्रोल्ड है तो हफ्ते में 1-2 दफ़ा ज़रूर चेक करें, जिसमें फास्टिंग भी होती है और मुख्तलिफ वक्तों की रैंडम भी हो सकती है। लेकिन एक एवरेज कि आपकी शुगर एज एन एवरेज कैसी चल रही है, तो वो आप डॉक्टर के पास जाने से पहले अगर करवा लेंगे या डॉक्टर आपका करवाएगा तो उसको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि इस बंदे का HbA1c इतना है और उसको दवा पे रखा जाए, दवा या इंसुलिन पे रखा जाए, या ये रोज़ा रखने के लिए कौन से रिस्क में आता है। डॉक्टर निदा, कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें पता नहीं चलता, हमारी शुगर बहुत लो हो जाती है और कभी बहुत हाई हो जाती है, ये मरीज़ कहाँ? अच्छा, ये जो लो हो जाती है, पता चलना अच्छी बात है कि पता चल जाता है, और अगर जो जिनको पता नहीं चलता तो अनफॉर्चुनेट है वो लोग, क्योंकि होता ये कि जब लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ हो जाती है तो न्यूरोपैथी हो जाती है, और इस तरह से फिर जैसे साइलेंट किलर आप कहें ना डायबिटीज़ को, तो वो साइलेंटली उनको पता ही नहीं चलता कि उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है। तो ये ज़रा ख़तरनाक बात है, और किसी को अगर एक एपिसोड हो गया है तो उसको अपनी कंटिन्यूस चेक करने की, यानी फ्रीक्वेंट शुगर चेक करने की ज़रूरत है। और ऐसे जो मरीज़ हैं उनको रोज़ा रखने के लिए भी हम कहेंगे कि या तो वो अपनी एक डायरी बनाएं, 6 से 8 हफ्ते पहले आएँ, एक डायरी बनाएं, और फिर हम देखें कि उनको कितने एपिसोड हाइपो के हो रहे हैं या हाइपर के हो रहे हैं। या एक डिवाइस आता है जिसको कहते हैं CGM, तो हम रोज़े के दौरान वो CGM लगा लें ताकि पता चले कि अगर उनको हाइपो पता नहीं चलता तो एटलीस्ट वो अपने डिवाइस पे चेक करके पता लगा लें। ये CGM कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, ये क्या डिवाइस है? ये एक डिवाइस है जिसपे आप, एक स्टिकर नुमा डिवाइस है जो कि कुछ कंपनीज हमारे यहाँ जो है ना वो उसको यानी दे रही हैं, और वो उन मरीज़ों के लिए बड़ा अच्छा है जिनको बेचारे परेशान हैं कि वो बार बार प्रिक करने से उनके हाथों में तकलीफ़ हो जाती है। वो लोग हैं जिनको फ्रीक्वेंट हाइपोज होते हैं, उनको पता नहीं चलता है, तो वो आप CGM डिवाइस लगा लें, स्टिकर नुमा है, आप नहा भी सकते हैं, रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, और हर 15 दिन के बाद वो स्टिकर को बदलेंगे और एक डिवाइस पे आपकी सेंसर के थ्रू उस पे आपकी शुगर्स आ रही होंगी। तो डॉक्टर निदा, क्या ये महंगी डिवाइस है? कदरे महंगी है, कह सकते हैं कि एक बहुत लो मिडिल क्लास नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन ये अगर कुछ दिन के लिए जैसे कुछ ऐसा होता है लोग के उनको सिर्फ अपनी स्टेटस मालूम करना होता है, या प्रेगनेंसी होती है या टाइप 1 डायबिटिक होते हैं, तो कुछ अरसे के लिए हम उनको लगा सकते हैं, और फिर जब उनका स्टेटस पता चल जाए कि कितनी दफ़ा हाइपो हो रहा है, कितनी दफ़ा हाइपर हो रहा है, तो हम उनको रेगुलर उस पर भी ला सकते हैं। मुझे ये बताएं डॉक्टर निदा, जो इंसुलिन वाले मरीज़ हैं टाइप 2, वो क्या रोज़ा रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं, और इसमें बिल्कुल भी मना नहीं है कि रोज़ा रखें, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसी बात है एथिकल और जो है ना वो ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। लेकिन फिर वही बात है कि अपने आप को चेक करवाएं, 6 to 8 वीक्स पहले विज़िट करें, अपना रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन ज़रूर डॉक्टर से पूछें। और फिर मेरे पास ऐसे बहुत से मरीज़ हैं जो कि माशाल्लाह से उनकी रमज़ान में शुगर अच्छी हो जाती है। अच्छा। और क्योंकि रमज़ान में एक तो उनको एक वक्त की पाबंदी का एहसास हो जाता है, फिर वो तरावी पढ़ते हैं तो वो एक एक्सरसाइज हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे पेशेंट्स आके कहते हैं हमें शुगर अच्छी हो गई रमज़ान की। अब ये जो मरीज़ गोलियों पे हैं या इंसुलिन पे हैं, सहरी में ये क्या करें गोलियों का? हाँ, देखिए अब गोलियाँ तो मुख्तलिफ़ किस्म की आती हैं, ठीक है। यूजुअली एक मोटी मोटी सी बातें मैं बता देती हूँ कि अगर जैसे मेटफॉर्मिन पे हैं तो वो वही डोज़ रखें, बिकॉज़ उसमें ना सहरी पे चेंज करना होता है ना अफ्तारी पे। अगर सल्फोनाइल यूरिया नाम की ड्रग्स होती हैं, अगर उस पे हैं तो यूजुअली हम उसको जो है ना, जो सुबह का डोज़ है वो अफ्तारी में कर देते हैं, ठीक है ना। और जो सहर का, जो रात का डोज़ है, अगर एक डोज़ है तो वो हम अफ्तारी पे कर देते हैं, और अगर सुबह शाम ले रहे हैं तो हम जो सुबह वाला डोज़ अफ्तारी में कर दिया, और जो शाम वाला डोज है वो सहरी में किया, लेकिन आधा किया। सहरी पे हमेशा कोशिश करते हैं कि डोज जो है सल्फोनाइल यूरिया का या इंसुलिन का वो आधा हो, ताकि वो पूरा दिन रोज़ा रखेगा, तो ऑब्वियसली उसको हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। तो बंद नहीं कर सकते क्या? बंद भी कर सकते हैं। अगर किसी मरीज़ का HbA1c जैसे हमने कहा, या शुगर्स के SMBGs बड़े अच्छे कंट्रोल्ड हैं, तो हम सहरी पे कभी कभार बंद भी कर देते हैं, क्योंकि वो पेशेंट तो बड़ा अच्छा चला आ रहा है, तो ऐसा पेशेंट जो है उसके चांसेस होते हैं हाइपो में जाने के या शुगर लो होने के, तो वो अफ्तार में अपना डोज लगा ले या अपनी दवा खा ले, और सहरी में ओमिट भी कर सकते हैं। और फिर रमज़ान में आ जाता है डाइट, कि जिस तरह उसने बड़ी अच्छी शुगर अपनी मेंटेन की है रोज़मर्रा के मामूल के मुताबिक, तो रमज़ान में भी वो ज़रा डाइट का ख्याल रखे तो शुगर कंट्रोल। अब खाने पीने की बात हो जाए, खाने पीने में सहरी में क्या खाना चाहिए डायबिटिक मरीजों को? हाँ, सहरी में देखें कोशिश करें, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे कि आप दलिया लें, ठीक है ना, और क्या कहते हैं आप चपाती लें लाल आटे की, सही है। हल्का पराठा भी आप हल्के से तेल में पका सकते हैं, घी और तेल में डूबी हुई चीज़ों को अवॉइड करें।
ठीक है ना, एक लस्सी का या एक दूध का ग्लास ज़रूर लें, ठीक है ना, एक फल ज़रूर खाएं, और साथ में जैसे कि मैं कहूँ प्रोटीन का कोई एलिमेंट हो, जैसे कि कबाब हो या कीमा हो या कोई ऐसे कोई भी एक बोटी हो, सालन की 2 बोटियां हैं, दालें इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल प्रोटीन का ये भी एक सब्ज़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक प्लेट में आप अपने पोर्शंस बनाएं, थोड़ी सी दाल ले ली, एक कबाब या 2 बोटी ले ली, सब्ज़ी ले ली, एक चपाती ले ली, चाहें तो एक पराठा ले लें चक्की के आटे का विथ मिनिमम ऑयल, कम से कम। अब ये कुछ मरीज़ कहते हैं कि जी पूरे दिन हमने रोज़ा रखना है तो हम स्टोर कर लेते हैं, हाँ। ठीक है, ये स्टोरेज का क्या कॉन्सेप्ट है? ये बड़ा जो है ना अजीब कॉन्सेप्ट है कि हम जो है ना ये भी खा लें वो भी खा लें। होता ये कि जब रिफाइंड शुगर खाते हैं तो फिर उससे आपको हाइपर और ग्लाइसीमिया होता है और वो फिर शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। तो जब हम इस तरह की चीज़ें खाते हैं जो कि जैसे मैंने आपको बताया अनाज वाली, तो वो आपको देर तक एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि अपनी चॉइस ऑफ फूड को अच्छा रखें, और जब आप तेल में डूबी हुई चीज़ें खाते हैं जैसे अफ्तार में, तो फिर आपको पेट के मसाइल भी होते हैं, शुगर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर वो गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अपसेट, और अगले दिन का पूरा रोज़ा ख़राब गुजरता है। अफ्तारी की अब बात करें, ये पकोड़े, समोसे, जलेबियाँ, इसका कितना इस्तेमाल करना चाहिए? ये तो जो ना डायबिटिक पेशेंट को खाना चाहिए ना नॉन डायबिटिक पेशेंट को खाना चाहिए, क्योंकि ये हम सबके लिए ही जो है ना नुकसानदेह हैं ये सारी चीज़ें। तो अच्छी चीज़ होगी छोले की चाट, चने की चाट, या हल्के फुल्के से दही बड़े आपने ले लिए, बहुत ज़्यादा चीनी ना डली हुई उसमें, या चीनी ना डली हुई हो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तो बेहतर है। इसके अलावा दही की लस्सी है, स्कंजबीन लोग बनाते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को अगर चीनी के बगैर तो सुकराल डाल लें या कोई ऐसी चीज़ डाल लें जो कि उससे आर्टिफिशियल स्वीटनर, ऑल्दो कि दिस इज़ नॉट बहुत ज़्यादा हम इसको फ़रोग नहीं देते, लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है, तो आप इस तरह की चीज़ें, और पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा। ये लाल शरबत क्या है, और लाल शरबत में ये जो शुगर फ्री लाल शरबत है, इस बारे में बताएं। अच्छा देखिए, कोई भी चीज़ शुगर फ्री नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम अपना लें और मौसम्बी का जूस, ठीक है, या गाजर का जूस, अब लोग कहते हैं फ्रेश जूस है, लेकिन शुगर अल्लाह ताला ने भी उसमें थोड़ी बहुत डाली है, और अगर हम उस 4 मौसम्बी का जूस पी लेंगे तो शुगर तो ऊपर चली जाएगी। इसी तरह शुगर फ्री जूस एज सच कुछ भी नहीं होता है, और सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप नींबू का रस डाल लें पानी में, और क्या कहते हैं, या फिर आप लस्सी पिएं, ठंडी लस्सी और विदाउट शुगर। डॉक्टर नेता, ये शुगर फ्री मिठाइयाँ ये बहुत इन है आजकल, इस बारे में बताएं ज़रा। अगर शुगर फ्री मिठाई है वो, ठीक है, तो उसके अंदर घी तो उतना ही पड़ा हुआ है, सही है। और वो जो जैसे किसी चीज़ में, अगर आई डोंट नो अबाउट द रेसिपी, लेकिन मैदा भी पड़ा हुआ होता है बेकरी के आइटम्स में, तो ये सारी चीज़ें वैसे ही शुगर बढ़ाती हैं। तो अगर आपने चीनी को ओमिट भी कर दिया है तो वो मक्खन, घी और मैदा वो आपके कोलेस्ट्रॉल्स और शुगर्स को अल्टीमेटली इतना बढ़ा देगा कि आप के बात बराबर हो जाएगी। तो पकोड़े समोसों का क्या करें? पकोड़े समोसे, अच्छा आजकल तो देखिए इस तरह की चीज़ें आ गई हैं कि एयर फ्रायर आ गया है, ठीक है, बेकिंग की छोटे छोटे ओवन्स आ गए हैं, समोसे और रोल हम बेक करके भी खाए जा सकते हैं। लेकिन वो टेस्ट का जो वो टेस्ट का एलिमेंट है वो थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा, और वरना तो अगर आप ना खाएं तो बेहतर है, लेकिन अगर खाएं तो कम क्वांटिटी में। अगर पकोड़े खा रहे हैं तो आलू के तो बिल्कुल ना खाएं, ठीक है। तो 2 पकोड़े आप खाएंगे तो आप किसी सब्जी के पकोड़े खा लें तो दे आर अलाउड। तो ये है, मतलब आप एतदाल में रह के खाएं। एक खजूर, डिपेंडिंग अपॉन योर शुगर्स, की शुगर्स क्या हैं। खुदा ना खास्ता किसी की 300 की शुगर है तो मैं तो नहीं उसको रिकमेंड करूँगी कि वो खजूर खाए, लेकिन अगर कंट्रोल्ड शुगर्स हैं तो अजवा खजूर सबसे बेस्ट होता है। एक अजवा खजूर या कोई भी एक खजूर आप उससे रोज़ा खोल सकते हैं। आपने दवाइयाँ और इंसुलिन अफ्तार पे लगा ली, अब आपने अफ्तारी भी कर ली, अब तरावी पढ़नी है, अब खाने का क्या होगा? वैसे तो देखें रिकमेंडेड है रमज़ान में कि आप 5 मील्स जैसे ले सकते हैं। आपने सुबह सहरी की, फिर अफ्तारी की, फिर 4 मील्स ले, और बीच में 2 स्नैक्स भी ले सकते हैं खाने के साथ, डिपेंडिंग अपॉन योर एपिटाइट, ठीक है। तो खाना जब आप अफ्तार कम करेंगे तो आपके पास खाने के लिए जगह होगी, तो इट डिपेंड्स अपॉन योर हैबिट, योर एपिटाइट, लेकिन खाना खाना चाहिए, थोड़ा ही सही मगर ज़रूर खाना। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि सारी जो है ना हम अफ्तारी कर लें और बाद के लिए बाद की भी सोच देखेंगे। ये दिस इज़ वेरी बैड, क्योंकि इससे शुगर्स एकदम शूट करती हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, अफ्तार कम करें, थोड़ा सा गैप दें, पानी बीच में ज़रूर पिएं, फिर आप तरावी पढ़ें, फिर खाना खाएं, तो वो जो आपकी शुगर फ्लक्चुएशन है ना
वो नहीं होगी जो कि रमज़ान। जिनको मैदे का मसला भी है, साथ डायबिटिक हैं और मैदा कमज़ोर हो गया, अब वो तरावी के अंदर उनको रिफ्लक्स भी बहुत होता है, तेज़ाबियत होती है, उसको किस तरह रोका जाए? उसका भी ये बात है कि दही का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा, इसपगोल ले सकते हैं, दवाएं भी आती हैं खैर इसकी, तो वो आप दवाएं इस्तेमाल करें। फिर वही बात है कि लोड योर सेल्फ लेस, आप अपने स्टमक में जगह रखें, तो जब जगह रखेंगे, अफ्तार हल्का करेंगे तो तरावी पे इतना लोड नहीं होगा, और फिर आप अपना थोड़ा सा खाना खा लें। तरावी के बाद खाना कितनी देर में खाएं? तरावी के बाद खाना फ़ौरन भी खा सकते हैं, हाफ एन आवर के बाद भी खा सकते हैं। मतलब खाने के बाद आप फ़ौरन, अगर आप अफ्तार के फ़ौरन बाद बहुत सारा लोड किया और तरावी पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको रिफ्लक्स होगा। थोड़ा अफ्तार, फिर थोड़े से गैप के बाद तरावी और खाना, फिर आप फ़ौरन खा लें। बहुत लेट खाएंगे तो सहरी का मसला हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं जो सोते ही नहीं है पूरी रात और खाते रहते हैं, तो वो उनको भी इस तरह की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है। और पानी का कितना इस्तेमाल डायबिटिक मरीजों को करना चाहिए? पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि कुछ दवाएं भी ऐसी हैं जो हमें थोड़ा सा डिहाइड्रेट करती हैं, शुगर की, तो जिनको SGLT2 इनहिबिटर्स कहते हैं। तो अगर ऐसी कोई दवा पे हैं तो आप डेफिनेटली, थोड़ा बहुत दवा की वजह से भी डिहाइड्रेट मरीज़ हो रहा है तो 2 ग्लास पानी तो मस्ट है पहले, जैसे ही आपने अफ्तार के साथ, और उसके बाद अफ्तार से लेकर सहरी तक पानी का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब ये 30 रोज़े हैं, डायबिटिक मरीज़ है, मुश्किल हालात हैं, ठीक है, अब ये रोज़े तो गुज़र गए अल्हम्दुलिल्लाह, अब आ गई ईद, ठीक है, ईद पे क्या करना चाहिए? अब ईद उल फितर है और मीठी ईद है, ठीक है, तो हम मीठी ईद को मीठी ईद की तरह मनाते हैं, तो अब आप नमाज पढ़ के आए तो अब क्या करना चाहिए? अच्छा, ये बड़ा वो लोग खफा हो जाएंगे कि सवैयाँ ना बनाएं तो मैं खफा नहीं करना चाहती। अगर शुगर कंट्रोल्ड है तो किसी की प्लेट से आप चख लें, ठीक है, अपनी प्लेट में ना डालें। ये एक तरीका होता है मरीज़ को समझाने का, ताकि वो खफा भी ना हो और उसका दिल भी हो जाए। लेकिन अगर आपको वाकई इफ़ यू आर यानी आपको यू आर अ लवर ऑफ स्वीट डिशेस, तो फिर आप अपना अलग से मीठा बनवाएं और फिर अलग से स्वीटनर डाल के मीठा बनवा लें, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन यू डोंट हैव टू ओवरलोड योरसेल्फ। अब हर घर में जाएं, वहाँ शीर कोरमा है, आप इनकार करेंगे तब भी अच्छा नहीं है, तो उस बारे में बताएं कि क्या नहीं करें? ये तो मैं अलाउ नहीं करूंगी कि जिस घर में आप जाएं उस घर में आप तो चखें। क्या कहें फिर उनको? नहीं, ये तो फिर ये है कि आप आराम से, टेक्निकल सवाल है जो कि हमें फेस करने आप पड़ते हैं। उनको मीठे का मना कर दें, लेकिन आप साथ में जो दूसरी चीज़ें हैं वो आप ज़रूर चखें और ज़रूर खाएं। और इफ़ यू आर यानी अगर आप खा रहे हैं तो निवाला दो निवाला, वही बात है कि आप ऐसे समझें कि आप दूसरे की प्लेट से चख रहे हैं, आप ये ना समझें कि ये मेरी प्लेट है। डॉक्टर नेता, ये बताएं कि रमज़ान के दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं डायबिटिक मरीज़ों को? डायबिटिक मरीज़ों को तो वैसे भी अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और जैसे कि आँखों का मसला है, स्ट्रोक है, यानी जनिक फालिज, और हार्ट अटैक है, ठीक है ना, पैरों का मसला है। लेकिन क्योंकि डायबिटिक्स जो हैं वो डिहाइड्रेट भी होते हैं, सर्टेन दवाएं भी चल रही होती हैं, पानी की भी कमी होती है रमज़ान में, तो गुर्दों का ख़ास ख्याल रखें। जिनका क्रिएटिनिन यानी जो गुर्दे का टेस्ट है वो थोड़ा सा बॉर्डर लाइन है, थोड़ा फिशी है, तो फिर वो जो है ना रोज़ा अपने मौलिज के मशवरे से रखें, और रखते हैं तो दवाओं का पहले अपना वो स्केड्यूल बनाएं सही से कि कौन सी दवा चलनी चाहिए कौन सी नहीं, और फिर रोज़े के अफ्तार के बाद पानी का इस्तेमाल रखें। इसी तरह पानी का इस्तेमाल बार बार इसलिए भी होता है क्योंकि डिहाइड्रेट ना हो मरीज़ को, ऐसा ना हो कि कोई फालिज या इस तरह की कोई चीज़ के मरीज़ डिहाइड्रेट हो रहा है। तो पहले रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगेन, क्या रमज़ान में शुगर चेक कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें भी हैं कि रोज़ा है तो शुगर चेक नहीं कर सकते आप। ये इस पे तो बिल्कुल डेफिनेटली कोई दो राय नहीं कि शुगर आराम से आप चेक कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, और रमज़ान में ज़रूर चेक करनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि आप कि ये रोज़े कैसे गुजर रहे हैं और अगले रोज़ों के लिए आप कितने प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है ना। तो रमज़ान में हर मरीज़ का जो मुझसे पूछेगा कि मैं कहूँगी टाइप 1 के लिए अलग है, टाइप 2 के लिए अलग है, और आपकी शुगर कंट्रोल्ड है तो अलग है। एक दफ़ा भी कर लें तो चलेगा, लेकिन अगर अनकंट्रोल्ड है, इंसुलिन पे हैं, तो फिर आपको ज़्यादा दफ़ा चेक करनी पड़ेगी। ये रोज़े के दौरान? बिल्कुल सही। सो डॉक्टर नेदा, हम ईद पे शुगर किस तरह चेक करें? देखिए, अगर ईद पे आप डिफरेंट लोगों के घरों में भी जाते हैं जैसे आपने कहा, और खाने भी होते हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपकी शुगर बढ़ने का अंदेशा होता है। तो अगर ऐसा है तो आप दिन में 2 वक्त ज़रूर शुगर अपनी चेक करें,
ठीक है। और अगर इंसुलिन पे हैं तो 2 से 3 मरतबा ज़रूर चेक करें। और कुछ शुगर की दवाएं ऐसी होती हैं जो यानी मसला करती हैं, थोड़ा मैदे में एसिडिटी करती हैं, गैस्ट्राइटिस करती हैं। तो खाना वही बात है कि एतदाल से खाएं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो शुगर भी बढ़ेगी और मैदा भी ख़राब होगा। ठीक है। और साथ साथ आपकी दवाई भी चल रही होंगी तो वो मैदा मज़ीद ख़राब करती हैं, तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें। ठीक है डॉक्टर निदा, आखिर में हमारे नाज़रीन के लिए कोई पैगाम दें ताकि उनके रमज़ान और ईद बहुत अच्छे तरीके से गुजर सके। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि देखें, एतदाल जैसे अल्लाह ताला ने भी हमें सिखाया है, तो अगर हम रमज़ान में रोज़ा रखना चाहते हैं तो एतदाल ज़रूरी है, खाने पीने में भी और थोड़ी बहुत वर्जिश में भी। अगर आप एतदाल से चलेंगे तो इंशाल्लाह आपके रमज़ान जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छे गुजरेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निदा आपका इस प्रोग्राम में आने का। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, जैसे डॉक्टर निदा ने बताया कि अपना ख्याल रखें, शुगर को कंट्रोल रखें, शुगर चेक करें और अपनी दवाइयाँ जो हैं रमज़ान में अपने मौलिज के मशवरे पर अमल करते हुए लें ताकि आपका रमज़ान बहुत अच्छे तरीके से गुज़र सके। और ईद पे अपना ख़ास ख्याल रखें ताकि शुगर बढ़े ना। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।